नमस्ते प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सभी की कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा जो कि इसी 2026 में आयोजित होने वाली है, उसकी तैयारी बड़े अच्छे ढंग से चल रही होगी। और उसी तैयारी को और जोरदार बनाने के लिए आप सभी के सामने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है। उसी क्रम में आज आप सभी के सामने 51 एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो कि आपकी परीक्षा में 75 में से 6 अंकों के आने वाले हैं और 6 ही प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं। बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? तो सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। कौन सी शाखा के कवि हैं? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। दूसरा प्रश्न है कि सूर सारावली के रचयिता का नाम क्या है? सूर सारावली के रचयिता का नाम, तो रचना को सुन के ही नाम ख्याल में आ गया होगा, महाकवि सूरदास अथवा महात्मा सूरदास सूर सारावली के रचयिता हैं। तीसरा प्रश्न है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? ये जो आपका पहला ही पाठ है उसमें बताया गया है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है। तो राजा का धर्म होता है प्रजा को अन्याय से मुक्ति दिलाना, और ये गोपियां उद्धव से कहती हैं। चौथा प्रश्न है सूरदास की काव्य भाषा क्या थी? सूरदास ने जो काव्यों को लिखा है वो किस भाषा में लिखा है? तो सूरदास के काव्यों की भाषा ब्रज भाषा थी। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि वात्सल्य रस के सम्राट कौन है? वात्सल्य रस के सम्राट कौन है? तो महाकवि सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। छठवां प्रश्न देखते हैं कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये रामचरितमानस के किस कांड से संबंधित है? तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये रामचरितमानस के बाल कांड से संबंधित है। ठीक है ना। चलिए सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी के सुप्रसिद्ध महाकाव्य का नाम लिखिए। हिंदी के सुप्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? तो रामचरितमानस हिंदी का सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। आठवां प्रश्न देखते हैं कि तुलसीदास किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? तुलसीदास किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो ये राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। नौवां प्रश्न है नेताजी का चश्मा, जो कि एक कहानी है। तो नेताजी का चश्मा इस कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो नेताजी का चश्मा एक कहानी श्री स्वयं प्रकाश जी ने लिखी है। किसने लिखी है? श्री स्वयं प्रकाश जी ने लिखी है। आप जब परीक्षा में जाएं तो एक बार पूरे पाठों के जो भी लेखक अथवा कवि हैं उनके नाम जरूर याद करके जाएं। 10वां प्रश्न है कामायनी मुक्तक काव्य है या फिर महाकाव्य है? तो आप सभी जानते हैं कामायनी एक महाकाव्य है। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। 11वां ही प्रश्न आपके सामने है कामायनी के रचयिता का नाम क्या है? तो कामायनी के रचयिता का नाम श्री जयशंकर प्रसाद है। 12वां प्रश्न देखते हैं आत्मकथ, जो कि आपके एक कविता है आपके कोर्स में। तो आत्मकथ कविता में किस पक्ष की अभिव्यक्ति है? तो आत्मकथ कविता में जीवन में यथार्थ एवं अभाव पक्ष की अभिव्यक्ति है। किसकी अभिव्यक्ति है? जीवन में यथार्थ एवं अभाव पक्ष की अभिव्यक्ति आत्मकथ कविता में की गई है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद करके जाइए। 13वां प्रश्न है कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो, इसके लिए कोई एकल शब्द लिखिए। यानी आपको बताया, आपसे पूछा गया है कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो, इस पूरे वाक्य के लिए कोई एक शब्द देना होगा, तो आप क्या देंगे? तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो अद्वितीय भी कह सकते हैं, अनन्य भी लिख सकते हैं, या फिर बेजोड़ भी लिख सकते हैं। इन तीनों में से आप कोई भी लिखिए, आपका उत्तर सही माना जाएगा। 14वां प्रश्न है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम है। एक बार आप पूरे जितने भी रस हैं हिंदी भाषा में, उन सभी रसों के स्थायी भाव भी जरूर याद कीजिए। 15वां प्रश्न है
मन्नू भंडारी को कौन सा पुरस्कार मिला? मन्नू भंडारी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो मन्नू भंडारी को शिखर सम्मान का पुरस्कार दिया गया था। ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने लायक प्रश्न है। 16वां प्रश्न है, भारत की राष्ट्रभाषा क्या? तो सभी जानते हैं भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। 17वां प्रश्न देखते हैं, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। नाम से ही स्पष्ट है, सरल प्रश्न है। चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है और आने लायक प्रश्न है। सरस्वती पत्रिका, विनय पत्रिका किसके माध्यम से लिखी गई? विनय पत्रिका तुलसीदास जी ने लिखी है। और यदि आपसे पूछा जाए कि सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक का नाम लिखिए, तो सरस्वती पत्रिका के जो प्रमुख संपादक हैं वो थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। 19वां प्रश्न है कि अज्ञेय किस कवि का नाम है? ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। अज्ञेय किस कवि का नाम है? तो वैद्यनाथ मिश्र को अज्ञेय के नाम से जाना जाता है। किसको? वैद्यनाथ मिश्र को अज्ञेय के नाम से जाना जाता है। 20वां प्रश्न है, ईश्वर के अनेकों नाम हैं। ये आपको एक वाक्य दिया गया है, तो ईश्वर के अनेकों नाम हैं, वाक्य को शुद्ध करना है, यानी इसमें कुछ ना कुछ गलत है। तो देखिए, अनेकों कोई शब्द नहीं, अनेक होगा, क्योंकि अनेक स्वयं ही एक बहुत सारे अर्थों को सूचित करने वाला शब्द है, तो इसको बहुवचन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, और नाम है की जगह नाम है हो जाएगा। तो ईश्वर के अनेक नाम हैं, ये आपका एकदम शुद्ध वाक्य हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगत धन नाथ, ये हो जाएगा जगन्नाथ, आपकी व्यंजन संधि इसमें हो जाएगी। 22वां प्रश्न है कि जहां नायक नायिका के विरह का यानी कि वियोग का, बिछड़ने का वर्णन होता है, वहां पर कौन सा रस होता है? तो आप सभी जानते हैं कि श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक तो संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक नायिका का मिलना होता है और वियोग श्रृंगार में नायक नायिका का बिछड़ना होता है। तो जहां पर नायक नायिका के विरह का वर्णन हो, वियोग का वर्णन हो, वहां पर वियोग रस अथवा विप्रलंब श्रृंगार रस होता है। 23वां प्रश्न देख लेते हैं, वात्सल्य रस के अतिरिक्त, वात्सल्य रस के अतिरिक्त रसों की संख्या कितनी है? तो वात्सल्य रस के अतिरिक्त रसों की संख्या 9 है। आपका 9 सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, संचारी भाव की संख्या कितनी है? संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। अब आपसे पूछा गया है 25 नंबर का प्रश्न है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, उनके नाम लिखना है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न है कि रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। आपका उत्तर फ्रांसीसी सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, उपन्यास सम्राट किन्हें कहा जाता है? ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो नाम ही में समाहित है, जो 1 अंक वाली होती है वही एकांकी कहलाती है, इसलिए आपका उत्तर 1 सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न देखते हैं कि नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? सोने से, चांदी से, संगमरमर से, पीतल से, कैसे बनी थी? तो नेताजी की मूर्ति संगमरमर से बनी हुई थी। आपका उत्तर संगमरमर एकदम सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे? तो बाल गोविंद भगत सिर के ऊपर टोपी पहना करते थे, इसलिए आपका उत्तर टोपी एकदम सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न है,
बड़ा अच्छा प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को क्या कहते थे। मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को क्या कहते थे? तो भटियार खाना कहते थे। क्या कहते थे? भटियार खाना कहते थे। ये आपको याद रखना है, अभी से दिमाग में सेट कर लीजिए। मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को क्या कहते थे? तो भटियार खाना कहते थे। 32वां प्रश्न है कि भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज कौन सा उपन्यास है? बहुत अच्छा प्रश्न है, यदि मैं पेपर बनाता तो ये प्रश्न जरूर देता। भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज कौन सा उपन्यास है? तो भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज झूठा सच उपन्यास है। ये नाम है, झूठा सच उपन्यास है। आपका उत्तर ये सही हो जाएगा। डोको क्या है? तो भैया सुस्त दिमाग जो है वो डोको कहलाता है ना। डोको क्या कहलाता है? सुस्त दिमाग को ही डोको कहा जाता है। चलिए 34वां प्रश्न है, अज्ञेय ने मानव निर्मित सूरज किसे कहा है? बहुत अच्छा प्रश्न। अज्ञेय ने मानव निर्मित अज्ञेय ने मानव निर्मित सूरज किसे कहा है? तो अज्ञेय जी ने अणु बम को मानव निर्मित सूरज कहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिनको देख करके लगता है कि ये परीक्षा में निश्चित तौर पर आएंगे। 35वां प्रश्न देखते हैं, घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के लिए किसे जाना जाता है? ये भी अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के लिए किसे जाना जाता है? तो नागार्जुन को घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के लिए जाना जाता है। 36वां प्रश्न है, नफीस शब्द का क्या अर्थ है? नफीस शब्द का क्या अर्थ होता है? तो नफीस शब्द का अर्थ होता है बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न है, यशपाल की रचनाओं के ऊपर किसका प्रभाव है? यशपाल की रचनाओं के ऊपर किसका प्रभाव है? तो यशपाल की रचनाओं के ऊपर कार्ल मार्क्स का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? कार्ल मार्क्स का प्रभाव है। चलिए 38वां प्रश्न देखते हैं, भटियार खाने का क्या अर्थ है? तो भटियार खाने का अर्थ होता है भटियारे का निवास। 39वां प्रश्न देखते हैं, त्रिशंकु रचना की विधा क्या है? तो त्रिशंकु एक कहानी है। आपका कहानी उत्तर एकदम सही हो जाएगा। 40वां प्रश्न है कि कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है? कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम है वैद्यनाथ। आपका उत्तर सही हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, निराला रचनावली में कितने खंड हैं? निराला रचनावली में कितने खंड हैं? तो निराला रचनावली में 8 खंड हैं। 42वां प्रश्न देखते हैं, ये बहुत सरल प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है कि रामचरितमानस जो कि जन जन के कंठ का हार बनी हुई है, रामचरितमानस इसका मुख्य छंद क्या है? तो रामचरितमानस का मुख्य छंद है चौपाई। इसके अलावा 43वां प्रश्न है, विनय पत्रिका जो कि तुलसीदास जी की रचना है। तो विनय